चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अपने इस सेशन का लास्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज आई स्टैटिस्टिक्स इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। बहुत छोटा सा बहुत आसान सा स्टैंडर्ड है जो कि एसेट की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के हवाले से जिक्र करता है। अब होता यह है कि हम अपनी एक कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर डिफरेंट तरह के एसेट, डिफरेंट तरह की लायबिलिटीज और इक्विटी के नंबर सिखा रहे होते हैं। बैलेंस शीट के ऊपर तुम्हारे पास जो एसेट्स के आगे एक मॉनेटरी अमाउंट, एक नंबर लिखा होता है ना, that represents the minimum economic resources that can be achieved from those assets. फॉर एग्जाम्पल बैलेंस शीट के ऊपर कैश इन बैंक के आगे 100,000 लिखा हुआ है, इन्वेंट्री के आगे 5 लाख लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के आगे 2 मिलियन लिखा हुआ है। तो बैलेंस शीट पे जितने एसेट्स आ रहे हैं उनके आगे जो मॉनेटरी अमाउंट लिखा होता है ना, ये मॉनेटरी अमाउंट तुम्हारे यूजर्स ऑफ द शेयर होल्डर, तुम्हारे यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करता है कि भाई इन एसेट से कंपनी मिनिमम इतना इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल कर सकेगी। अब चूंकि हमने बैलेंस शीट पे एसेट के आगे उनकी मिनिमम इकोनॉमिक बेनिफिट्स का अमाउंट लिखना है, मिनिमम इकोनॉमिक बेनिफिट्स नॉट मैक्सिमम। यानी कि अगर एक इन्वेंट्री के आगे 5 लाख लिखा है तो इससे कम से कम 5 लाख मिलेंगे, 5 लाख से ज्यादा मिल सकता है। अगर एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के आगे 2 मिलियन लिखा है तो इसमें कम से कम 2 मिलियन का इकोनॉमिक बेनिफिट है, इससे ज्यादा हो सकता है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने की नीड है, बनाने का रीजन है। अब एट टाइम्स होता ही है कि डिफरेंट तरह की सिचुएशंस में आप जिस इकोनॉमी में ऑपरेट कर रहे हो वहां के माइक्रो या मैक्रो इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से, या आपके एसिड के मिसयूज होने की वजह से, एसिड के खराब हो जाने की वजह से, आग लगने की वजह से, डिफरेंट तरह के सिनेरियोज में हमारे एसिड से मिलने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट का नंबर कम हो जाता है, मिलने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट का नंबर नीचे आ जाता है एज कंपेयर टू के जो हमारी बुक्स में रिकॉर्डेड। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जन्म लेता है दैट इज कॉल्ड रिकवरेबल अमाउंट। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जन्म लेता है दैट इज कॉल्ड रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट का मतलब है कि तुम एक एसेट से कितना इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल कर सकते हो, तुम एक एसेट से मैक्सिमम कितना इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल कर सकते हो। देखिए किसी भी एसेट के इकोनॉमिक बेनिफिट्स ना दो ही तरीके से हासिल किए जाते हैं, या तो उसको इस्तेमाल करके या उसको बेचकर, या तो उसको इस्तेमाल करके या उसको बेचकर। और एक प्रूडेंट, एक रैशनल डिसीजन मेकर, एक प्रूडेंट, एक रैशनल बिजनेसमैन हमेशा एसेट को वो काम में इस्तेमाल करेगा जिससे उसे ज्यादा फायदा मिले। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल के आईक्यू के लिए मुर्तजा कायद एक एसेट है, तो आईक्यू ये देखेगा कि मुर्तजा कायद को बेच के ज्यादा पैसे मिलेंगे या इस्तेमाल करके। टीचिंग में अगर उन्हें लगेगा कि भाई बेच के ज्यादा पैसे मिल रहे हैं बेच देंगे, उन्हें लगेगा नहीं इस्तेमाल करके ज्यादा पैसे मिलेंगे तो वो इस्तेमाल कर रहे हो। तो रिकवरेबल अमाउंट का कॉन्सेप्ट भी यही है कि रिकवरेबल अमाउंट इज द हायर ऑफ, रिकवरेबल अमाउंट इज द हायर ऑफ value in use or favorable as cost to sell whichever is higher, value in use or favorable as cost to sell whichever is higher। कि एक एसिड को आज की तारीख में अगर हम बेचें और उसको बेचने में हमारी कोई कॉस्ट वगैरह इनकर होती है तो नेट कितनी अमाउंट रिकवर कर सकता है, और अगर एक एसिड को यूज करें तो यूज करके कितनी वैल्यू जनरेट की जा सकती है। इन दोनों का जो भी हायर है वो आपकी रिकवरेबल अमाउंट है। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक एसिड की हमारी बुक्स में रिकॉर्डेड अमाउंट अगर उस एसिड की रिकवरेबल अमाउंट से बढ़ जाती है तो इसका मतलब है कि आप अपने शेयर होल्डर को मिस कम्युनिकेट कर रहे हो, आप अपने शेयर होल्डर को गलत इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहे हो। तो यहाँ पे आई स्टैटिस्टिक्स का एसेट ये यहाँ पे आई स्टैटिस्टिक्स का स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपने अपनी कैरिंग अमाउंट को कम करके रिकवरेबल अमाउंट पे लाना है और उसके अगेंस्ट एक इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करनी है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर एक एसेट की कैरिंग अमाउंट उसकी रिकवरेबल अमाउंट को एक्सीड कर जाती है, यानी एसेट से जो वैल्यू ड्राइव करनी है उससे ज्यादा वैल्यू पे आप उसको दिखा रहे हो, तो लाजिम है कि हम इस एसेट को कैरिंग अमाउंट से रिकवरेबल अमाउंट पे लेकर आएंगे। जो भी इन दोनों का डिफरेंस होगा वो अपने पास ऐसा इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। अब जब हम इम्पेयरमेंट की बात करते हैं, जब हम इम्पेयरमेंट टेस्टिंग की बात करते हैं कि कब हमें एक एसेट की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी चाहिए, देखिए बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता कि इम्पेयरमेंट टेस्टिंग का मतलब क्या है। कोई इम्पेयरमेंट टेस्टिंग रॉकेट साइंस प्रोसेस नहीं है। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग का सिंपली मतलब यह है कि आप एक एसेट की कैरिंग वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करो, आप एक एसेट की कैरिंग वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करो। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड ये कहता है कि कुछ लिमिटेड एसेट्स ऐसे हैं जिनके लिए लाजिम है कि आपने उनकी एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी है, जिनके लिए लाजिम है कि आपने उनकी एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी है। हर साल के आखिर में आपने उनकी कैरिंग अमाउंट को लाजमी चेक करना है उसकी रिकवरेबल अमाउंट से कि कहीं इसकी कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा तो नहीं है। और बाकी सारे केसेस में हम एसेट की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग उस वक्त करेंगे जब हमारे पास कोई इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट होगा, जब हमारे पास कोई इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट होगा। अच्छा, पहले अगर मैं इस हिस्से की बात करूं
इसमें जो एसेट्स आते हैं ना वो फॉर द टाइम बीइंग आपके कैप वन के करिकुलम का पार्ट ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप एफईआर 2 में आओगे तो इंटेंजिबल एसेट का स्टैंडर्ड देखोगे। इंटेंजिबल एसेट के स्टैंडर्ड में आप पढ़ोगे कि कुछ इंटेंजिबल एसेट ऐसे होते हैं जिसकी जो कि अवेलेबल फॉर यूज ना हो, यानी कि अभी इन प्रोसेस है। कुछ इंटेंजिबल एसेट ऐसे होंगे जिसकी यूजफुल लाइफ डिटर्मिनेबल ना हो, यानी कि यूजफुल लाइफ इनडेफिनाइट है। और एफईआर 2 में ही आप बिजनेस कॉम्बिनेशंस के स्टैंडर्ड में, कंसोलिडेशन के स्टैंडर्ड्स में गुडविल रिकॉग्नाइज करना भी सीखेंगे। तो ये तीन एसेट्स ऐसे हैं, अगर एक इंटेंजिबल जिसकी यूजफुल लाइफ मालूम ना हो, एक इंटेंजिबल जो अभी अवेलेबल फॉर यूज ना हो, या फिर गुडविल हो, इन केसेस में इंडिकेटर्स हो या ना हो, लाजिम है कि हम हर साल इसकी इंप्लीमेंट ऐसे करेंगे, लाजिम है कि हम हर साल के आखिर में इसकी कैरिंग वैल्यू रिकवर्ड अमाउंट को कंपेयर करेंगे। बाकी सारे केसेस में हमें एसेट्स के ऊपर इंडिकेटर बेस्ड टेस्टिंग करना पड़ेगी, यानी कि जब जब हमारे पास इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट्स होंगे तब तब हम इसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे, कैरिंग अमाउंट को रिकवर्ड अमाउंट से कंपेयर करेंगे। अभी जो इंडिकेटर बेस्ड टेस्टिंग है, ये इंडिकेटर्स हमारे पास इंटरनल इंडिकेटर्स हो सकते हैं, एक्सटर्नल इंडिकेटर्स हो सकते हैं। देखें, फॉर एग्जांपल कि हमें पता चलता है कि हमारे पास जो एसेट है उसकी मार्केट वैल्यू में कमी आ गई है। फॉर एग्जांपल कि हमें पता चलता है कि हमारे पास जो एसेट है, इससे जो गुड्स हम बना रहे हैं, उसकी मार्केट में डिमांड कम हो गई है। फॉर एग्जाम्पल कि हम जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज एंड रेगुलेशंस, वहां की ओवरऑल इकोनॉमी में कोई नेगेटिव इंपैक्ट वगैरह आ गया, तो वो सारा डेटा जो तुम्हें बाहर से मिल रहा है, कंपनी के बाहर से मिल रहा है, कि तुम्हारे एसेट की वैल्यू कम हो गई है, तुम्हारे एसेट के प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई है, तुम जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हो वहां के हालात खराब हो गए, ये सारी चीजें एक्सटर्नल इंडिकेटर्स कहलाई जाती है। और वो इंडिकेटर्स जो तुम्हें बाहर की दुनिया से नहीं, अपने घर से ही पता चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक एसिड जिसका तुमने यूज डिसकंटिन्यू कर दिया, एक एसिड जो काफी टाइम से आइडियल पड़ा हुआ है, इस्तेमाल नहीं हो रहा, एक एसिड जिसकी तुमने यूटिलाइजेशन सोची थी कि मैं इसको 10 साल इस्तेमाल करूंगा, लेकिन तुम्हारी अब यूजफुल लाइफ में कमी आ रही है, तुम्हें लगता है यार ये 10 साल नहीं 6 साल चल रहा होगा। एक एसिड जो तुम्हारे वेयर हाउस में पड़ा पड़ा डैमेज हो जाता है, तुम्हारी फैक्ट्री में रखा हुआ डैमेज हो जाता है, आग लग जाती है, कोई और एक्सीडेंट हो जाता है। एक एसिड जिसकी यूटिलाइजेशन तुमने सोचा था कि मैं इस एसिड को दिन में 10 घंटे इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन हम तुम उसको 10 घंटे नहीं 4 घंटे इस्तेमाल कर रहे हो। तो अगर तुम्हारी इंटरनल रिपोर्टिंग से या इंटरनल डेटा से तुम्हें कोई इस तरह की बात पता चलती है कि एसिड मिसयूज हो रहा है, एसिड खराब हो रहा है, एसिड में आग लग गई है, एसिड में एक्सीडेंट हो गया है, एसिड आइडियल पड़ा हुआ है, तो ये सारे इंडिकेटर्स हमारे लिए इंटरनल इंडिकेटर्स कहलाए जाएंगे। जब जब हमारे पास इंटरनल या एक्सटर्नल इंडिकेटर्स होंगे, हमारे लिए लाजिम है कि हमने एसेट की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी है। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग का मतलब है कि हमारे लिए लाजिम है कि हम उसकी कैरिंग वैल्यू को रिकवर्ड अमाउंट से कंपेयर करेंगे। अच्छा, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग का ये मतलब नहीं है कि इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड हो गई होगा। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग में हम सिर्फ कैरिंग अमाउंट को रिकवर्ड अमाउंट से कंपेयर करते हैं। अगर कैरिंग अमाउंट रिकवर्ड अमाउंट से ज्यादा है, कुछ करने सॉरी अगर कैरिंग अमाउंट रिकवर्ड अमाउंट से कम है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कैरिंग अमाउंट रिकवर्ड अमाउंट से ज्यादा है तो हमें इस एसेट के अगेंस्ट इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करना पड़ेगी। आसान सी बात है ये तो। सर ये जो हम इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करने के लिए रिकवरेबल अमाउंट की बात कर रहे थे, जो दो चीजों का हायर है, वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, इसके पीछे क्या क्या चीजें आएंगी। देखिए, वैल्यू इन यूज हमें कॉन्सेप्चुअली तो समझ आता है कि वैल्यू इन यूज का मतलब है कि एक एसेट को यूज करके हम उससे कितनी वैल्यू ड्राइव कर सकते हैं, एक एसेट को यूज करके हम उससे कितनी वैल्यू ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पे इफेक्टिवली किया यह जाता है कि आप एसेट को यूज करके जो भी फ्यूचर में गुड्स सेल करोगे, सर्विस प्रोवाइड करोगे, आप उनके रेवेन्यूज प्लॉट करते हो। जाहिर है उन गुड्स या सर्विसेज को जनरेट करने के लिए आपको कुछ नेसेसरी कॉस्ट इनकम करनी पड़ेगी, वो आउटफ्लो के तौर पे माइनस कर रहे होते हो। और जो भी एसेट से फ्यूचर में नेट फायदा होना है, उन सारे फ्यूचर नेट कैश फ्लोज की हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो, उन सारे फ्यूचर कैश फ्लोज की हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं, वो प्रेजेंट वैल्यू आपके लिए वैल्यू न्यूज बन जाती है। आपने थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि जब मैं वैल्यू न्यूज कैलकुलेट करूंगा, हो सकता है एग्जामिनर मुझे वैल्यू न्यूज डायरेक्टली बता दे, हो सकता है एग्जामिनर मुझे वैल्यू न्यूज का नंबर बताए ना, बल्कि मुझसे वैल्यू न्यूज कैलकुलेट करवाए। तो मुझे ये समझना होगा कि कौन कौन से कैश फ्लोज को मुझे वैल्यू न्यूज में कंसिडर करना है, कौन कौन से कैश फ्लोज को मुझे वैल्यू न्यूज में कंसिडर नहीं करना। सर पहले हम बात करते हैं कि कौन से कैश फ्लोज को हम वैल्यू न्यूज की कैलकुलेशन में इंकॉर्पोरेट कर रहे होंगे। कैश इनफ्लो फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज ऑफ द एसेट, यानी कि एसेट को यूज करके जो भी आप गुड्स बनाओगे, जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा, ये तुम्हारा कैश इनफ्लो फ्रॉम द यूजेज ऑफ एसेट है। कैश आउटफ्लो
that will be necessarily incurred to generate cash inflows from continuing use of the asset. इस इनफ्लो को जनरेट करने के लिए, इस इनफ्लो को जनरेट करने के लिए तुम्हें फ्यूचर में खर्चा भी करना पड़ेगा। भाई फॉर एग्जांपल कि मेरे पास अगर एक मशीनरी है जो कि लेट्स से फ्रेंच फ्राइज बनाती है, तो इस मशीनरी से मैं कितने फ्रेंच फ्राइज बनाऊंगा आने वाले सालों में, उसका मैं रेवेन्यू तो रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन उस फ्रेंच फ्राइज का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए मशीन का होना काफी नहीं है। मुझे उसमें तेल भी डालना पड़ेगा, मुझे उसमें आलू भी डालना पड़ेगा। तो वो जो आलू और तेल की कॉस्ट होगी उसे हम एज आउटफ्लो कंसिडर कर रहे हो। देन नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स एट द एंड ऑफ द एसेट यूजफुल लाइफ। जब भी एसेट की यूजफुल लाइफ एंड हो रही होगी, तो यूजफुल लाइफ के एंड के ऊपर हम उससे जो भी स्क्रैप वैल्यू पे या नेट प्रोसीड्स के ऊपर डिस्पोजल कर रहे होंगे, ये कैश फ्लो कंसिडर किया जाएगा। इन सारे कैश फ्लोज की आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, आपके पास वैल्यू न्यूज कैलकुलेट हो जाएगी। कौन से कैश फ्लोज हमें कंसिडर नहीं करने, कौन से कैश फ्लोज हमें कंसिडर नहीं करने? नंबर वन, कैश फ्लो फ्रॉम रिसीवेबल एंड पेबल। देखिए, जो मैं ये इनफ्लो और आउटफ्लो ले रहा होता हूं ना, ये मैं अपनी सेल्स रेवेन्यू का नंबर और कॉस्ट ऑफ सेल्स का नंबर ले रहा होता हूँ इफेक्टिवली। तो जब तुम रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल्स का नंबर ले रहे हो, तो वही रेवेन्यू तो तुम्हारा रिसीवेबल बनता है, वही कॉस्ट ऑफ सेल्स तो तुम्हारा पेबल बनता है। तो अब तुम रिसीवेबल और पेबल के नंबर्स को दोबारा से रिकाउंट नहीं करोगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इनफ्लोज और आउटफ्लोज में अकाउंट फॉर हो चुके हैं। कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सर जब हम ये वैल्यू न्यूज के लिए कैश फ्लोज कैलकुलेट करते हैं, तो कैश फ्लोज कैलकुलेट करने के बाद उनकी प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं। तो जब आप किसी की चीज की प्रेजेंट वैल्यू लेते हो ना, तो आप उसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इंटरेस्ट का कंपोनेंट खुद एडजस्ट कर रहे हो। जब मैं खुद टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंपोनेंट एडजस्ट कर रहा हूं, तो मुझे अब फाइनेंसिंग के इंटरेस्ट एक्सपेंस या इंटरेस्ट इनकम के कैश फ्लोज को लेने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स रिसिट्स एंड पेमेंट्स। इनकम टैक्स रिसिट्स एंड पेमेंट्स, देखिए, हम जो अपना पूरा पीएनएल बनाते हैं ना, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, मार्केटिंग एक्सपेंस, अदर इनकम, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर आता है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नंबर से टैक्स माइनस होने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। यानी कि पीबीटी से पहले जितने नंबर्स तुम्हारे पीएनएल में नजर आ रहे हैं ना, ऑल दीज नंबर्स आर बिफोर टैक्स, ऑल दीज नंबर्स आर बिफोर टैक्स। तो चूंकि मैं अपने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, पीएनएल में, बैलेंस शीट में नंबर टैक्सेस के पहले के ले रहा हूं, तो इस कैश फ्लोज की प्लॉटिंग करते वक्त भी हम टैक्स की कैश फ्लोज को कंसिडर नहीं करेंगे, हम टैक्स की कैश फ्लोज को भी कंसिडर नहीं करेंगे, और हम डिस्काउंटिंग के लिए जो टैक्स रेट इस्तेमाल करेंगे, वो भी हमारा प्री टैक्स रेट ही इस्तेमाल किया जाएगा, वो भी हमारा प्री टैक्स रेट ही इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, प्री टैक्स रेट और एक और चीज पोस्ट टैक्स रेट, इन दोनों में फर्क क्या है? मैं एक जगह पे 100 रुपए इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे साल के आखिर में वहां से 10 रुपए की इंटरेस्ट इनकम आती है। 10 रुपए की इंटरेस्ट इनकम पे लेट से 3 रुपए का टैक्स लगता है, और 7 रुपए मेरी जेब में आता है। मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, 10 रुपए की इंटरेस्ट इनकम आई, 3 रुपए का टैक्स लगा, 7 रुपए नेट मेरी जेब में आए। अगर तुम मुझसे पूछो कि सर आपने इस इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न परसेंटेज कमाया, परसेंटेज टर्म में कितना रिटर्न कमाया, तो दो बातें हो सकती हैं, प्री टैक्स या पोस्ट टैक्स। अगर मैं कहूं कि मैं इस इन्वेस्टमेंट से प्री टैक्स कितना कमा रहा हूं, 10%, लेकिन मैं इस इन्वेस्टमेंट से पोस्ट टैक्स कितना कमा रहा हूं, 7%। तो हम अपने फाइनेंशियल जो बना रहे होते हैं, उसमें जो एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस के नंबर्स आ रहे होते हैं, सारे प्री टैक्स नंबर्स आ रहे होते हैं। तो पूरी वर्किंग हमारी प्री टैक्स चल रही होगी, यानी कि टैक्स के कैश फ्लोज को भी कंसिडर नहीं किया जाएगा, और डिस्काउंट रेट भी प्री टैक्स इस्तेमाल किया जाएगा। देन cash outflow expected from future restructuring to which an entity is not yet committed, and cash outflow expected from improving or enhancing the asset performance। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करते वक्त आप जो कैश फ्लोज कंसिडर करोगे, वो कैश फ्लोज एसेट की करंट कंडीशन में जनरेट होने चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल कि भाई मेरे पास एक कैमरा है, और उस कैमरे से मैं लेट्स से कि फ्रीलांसिंग पे लोगों की फोटोग्राफी वगैरह करता हूँ और वहां से कमाता हूँ। अब उस कैमरे के अंदर लेट्स से कि एक लेंस लगा हुआ है जो कि लेट्स से बी क्वालिटी का है। तो बी क्वालिटी के लेंस के ऊपर जो मुझे क्लाइंट मिलते होंगे, वो बी क्वालिटी के हिसाब से मुझे पैसे देते होंगे। मैं जो इस कैमरे की वैल्यू न्यूज के लिए कैश फ्लो कंसिडर करूंगा, वो वही कैश फ्लोज होंगे जो कि ऐसे क्लाइंट्स आएंगे जो कि बी क्वालिटी के लेंस की सर्विसेज चाहते हैं। लेट्स से मैंने सोचा हुआ है कि यार अभी
थोड़े हालात बेहतर हो जाए, 6 महीने साल गुजर जाए, ए क्वालिटी का लेंस खरीद लूंगा, ए क्वालिटी का लेंस खरीद लूंगा। और ए क्वालिटी का लेंस खरीद लूंगा तो फिर जो मेरे पास क्लाइंट आएगा वो भी ए क्वालिटी वाला आएगा। अभी सिर्फ सोच में चल रहा है। तो ना उस ए क्वालिटी के लेंस को खरीदने का जो खर्चा होगा वो मेरे वैल्यू यूज के कैश फ्लो का पार्ट बनेगा, ना उस ए क्वालिटी के लेंस से मेरे पास जो ए क्वालिटी कस्टमर्स आएंगे उनका रेवेन्यू मेरे वैल्यू यूज का पार्ट बनेगा। तो आपने उन कैश इनफ्लोस और आउटफ्लोस को कंसिडर लेना है जो कि एसेट की करंट कंडीशन में है। अगर आपने सोचा हुआ है कि आप एसेट पे फ्यूचर पे खर्चा करेंगे, एसेट को रिस्ट्रक्चर करेंगे, एसेट में वैल्यू ऐड करेंगे, तो आप ना इन कैश आउटफ्लोस को कंसिडर करेंगे, भले आपने सोचा हुआ है, और इन कैश आउटफ्लोस की वजह से जो एडिशनल रेवेन्यू वगैरह जनरेट हो रहा है उन सारी चीजों को भी हम कंसिडर नहीं कर रहे होंगे। क्या ये बात समझ आती है हमें? सर वैल्यू न्यूज देन फेवरेबल लेस कॉस्ट टू सेल से कंपेयर किया, इन दोनों का हायर रिकवरेबल अमाउंट आया। अगर रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से कम है, एक एसेट के अगेंस्ट इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड कर देंगे। देयर इज सम पॉसिबिलिटी कि एक साल के आखिर में आप एक एसेट को इम्पेयर करो, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद सब्सिक्वेंटली आपके एसेट की रिकवरेबल अमाउंट बढ़ जाए, हालात बेहतर होने की वजह से, आपके प्रोडक्ट की डिमांड रिवाइव होने की वजह से, या किसी भी इकोनॉमी के बेहतर होने की वजह से। तो अगर सब्सिक्वेंटली हमारे एसेट की रिकवरेबल अमाउंट बढ़ जाती है तो अब रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट ट्रिगर होगा। लेकिन रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट इतनी ही हो सकती है जितना इस एसेट के ऊपर पास्ट में इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड किया और उसका बेनिफिट रिड्यूस डेप्रिसिएशन में नहीं लिया। होता यह है कि जब हम एक साल एसेट को इम्पेयर कर देते हैं ना, तो उसके बाद के सालों में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नॉर्मल से कम आता है। इफेक्टिवली आप इम्पेयरमेंट का एक बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ सेविंग इन डेप्रिसिएशन ले रहे होते हो। तो अगर पास में आपने एक एसेट इम्पेयर किया है और सब्सिक्वेंटली उसकी रिकवर्ड अमाउंट बढ़ जाती है, तो आप इम्पेयरमेंट को रिवर्स कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम कितना, जितना आपने इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड किया था नेट ऑफ सेविंग इन डेप्रिसिएशन। और इसके लिए मैंने सिंपल सा जुगाड़ या सिंपल सा रूल आपको ये बताया है कि आप ये बात याद रखें कि आपने एसेट को हमेशा, यानी कि ये बात, आप ये बात याद रखें कि आपने एसेट को हमेशा लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिकवरेबल अमाउंट पे कैरी करना है। जब तुम अपने एसेट को हमेशा लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिकवरेबल अमाउंट पे रिकॉर्ड करोगे ना, इससे होगा ये कि जब भी तुम्हारे पास इम्पेयरमेंट की नौबत आएगी या जब भी तुम्हारे पास रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट की नौबत आएगी, ये दोनों चीजें खुद ब खुद से ही कैलकुलेट होती जाएगी। आप सिंपली एक रूल बना लें कि मैं एसेट को कैरी करूंगा लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिकवरेबल अमाउंट, विच एवर इज लोअर। जब मैं एसेट को इन दोनों के लोअर पे कैरी करता हूँ ना, खुद ब खुद इम्पेयरमेंट का नंबर भी सही आता है, खुद ब खुद रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट का नंबर भी सही आ रहा होगा। सर रिकवरेबल अमाउंट तो आप जानते हैं, हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और फेवरेबल कॉस्ट टू सेल। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट एक हाइपोथेटिकल वैल्यू है कि अगर एक एसेट आज से पहले कभी इम्पेयर ना हुआ होता, रीवैल्यू ना होता, अगर एक एसेट आज से पहले कभी इम्पेयर ना हुआ होता, रीवैल्यू ना होता, तो आज की क्या कैरिंग वैल्यू होती? एक एसेट आज से पहले कभी इम्पेयर या रीवैल्यू ना हुआ होता लेकिन डेप्रिशिएट हुआ होता, तो आज उसकी जो भी कैरिंग वैल्यू होती, दैट कैरिंग वैल्यू, दैट अज्यूम्ड कैरिंग वैल्यू इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। अगर आप अपने एसेट को इन दोनों के लोअर पे रखेंगे ना, खुद ब खुद इम्पेयरमेंट, खुद ब खुद रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट सही कैलकुलेट हो रहा होगा। सर एक दफा, अभी नहीं, घर जाके इसकी थ्योरी को एक दफा रीड जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है जिसपे आपसे वो अलग से कोई हैवी सवाल बनाए, 15 मार्क का, 16 मार्क का, 20 मार्क का। तो या तो ये किसी ना किसी स्टैंडर्ड के साथ मिलकर आ रहा होगा, या ये किसी शॉर्ट क्वेश्चन में 5-10 मार्क तक का सवाल आ सकता है, या फिर ये आपसे एमसीक्यूज में टेस्ट किया जा सकता है। तो एटलीस्ट एक दफा इसकी थ्योरी, इसकी प्रेजेंटेशन है, कुछ लिमिटेड सी प्रेजेंटेशन है, बस इसे याद बात नहीं करना, एक दफा आपने रीड जरूर कर लेना। हम कुछ सवाल देखते हैं सर। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे हैंडआउट में आ रहा है वो ऑटम 21 के अटेम्प्ट का, वो ऑटम 21 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है, 7 मार्क की वेटेज सवाल की। ऑटम 21 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 2, 7 मार्क्स। कहता है द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बारबरी सीमेंट लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2020 include a plant having a carrying value of 400. Due to technological changes, the remaining useful life has been reduced to 4 years. 31 दिसंबर 2020 पे एक प्लांट की कैरिंग वैल्यू आ रही है 400 मिलियन,
और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है? 4 साल। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड फॉर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग ऑफ द प्लान। हमारे पास इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के लिए कुछ डाटा दिया हुआ है और हमें कहता है कैलकुलेट द इम्पेयरमेंट लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड एट 31 दिसंबर 2020। क्या डाटा है? Inflow from sale of product to be manufactured by the plant for the year 21 are estimated at 200 million, and these inflows are subject to 10% decrease in each subsequent year due to declining demand. कह रहा है 2021 में हम इससे 200 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करेंगे और फिर हर साल ये रेवेन्यू 10 मिलियन से 10% से कम होता जाएगा। यानी 2021 में 200, 2022 में 180, फिर अकॉर्डिंगली 10% से कम हो जाएगा। लेकिन कब तक? 4 साल तक, क्योंकि 4 साल रहता है बस। Then outflow from operational costs for 21 are estimated at 80 million. These outflow would increase by 5% in each subsequent year despite decline in demand due to inflation and increase in plant wear and tear. कहता है हर साल ये 200 और उससे आने वाले सालों की कैश फ्लो जनरेट करने के लिए आपको 80 मिलियन का खर्चा भी करना पड़ेगा, ऑपरेशनल कॉस्ट इनकर करना पड़ेगी। लेकिन ये ऑपरेशनल कॉस्ट 5% से हर साल बढ़ती जाएगी। अब इवन तो डिमांड कम हो रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है तो क्या हुआ? रॉ मटेरियल हमारा महंगा हो रहा है इन्फ्लेशन की वजह से, प्लांट की वेरिएंट ईयर की वजह से, तो हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट हर साल 5% से बढ़ती जाएगी। सर देन प्लांट बीसीएल नेट प्रॉफिट इज सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स ऑफ 20%। इसका क्या करेंगे? सर टैक्स के कैश फ्लोज को हम वैसे भी कंसिडर नहीं करते। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट इज कैलकुलेटेड यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट इज कैलकुलेटेड यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। देखो तुम्हें ऑलरेडी 31 दिसंबर 2020 पे इसने कैरिंग वैल्यू दी है और तुमसे 31 दिसंबर 2020 पे ही इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करवा रहा है, तो अपेरेंटली मुझे लग रहा है कि इस बात का भी कोई काम है नहीं, इस बात का भी कोई काम है नहीं। कहता है प्लांट नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ इज 100 मिलियन। यानी 4 साल की यूजफुल लाइफ के बाद इसकी नेट डिस्पोजल प्रोसीड कितनी होगी? 100 मिलियन। Pre-tax and post-tax rate are 12% and 9.6% per annum respectively. हमारे लिए pre-tax rate यानी कि 12% relevant होगा। Technologically advanced plant with similar capacity can be purchased at 350 million. BCL has received an offer to buy the existing plant for 250 million, and BCL will have to incur the shipping cost of 7 million to dispatch the existing plant to the purchaser. कह रहा है थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्लांट जो कि सिमिलर कैपेसिटी पे चीजें बना सकता है वो 350 का है। हमारा जो प्लांट है वो 250 का बिक सकता है और हमें इसको बेचकर 7 मिलियन मिलेंगे। तो हमारे लिए फेयर वैल्यू एज कॉस्ट टू सेल 350 माइनस 7 होगा या 250 माइनस 7? सर 250 माइनस 7 ये फेयर वैल्यू नहीं है, ये करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, एक तरीके से करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। तो हमारे लिए फेयर वैल्यू 250 और 7 मिलियन की डिस्पोजल कॉस्ट। बहुत आसान सा सवाल है सर ये तो। क्वेश्चन नंबर 2 ऑटम 21। देखिए 31 दिसंबर 2020 पे हमारे पास कैरिंग वैल्यू अवेलेबल है 400 मिलियन। हमें इसकी रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करनी है। अगर रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग वैल्यू से कम है तो हमारे पास यहां पर इम्पेयरमेंट आ जाएगा। अब ये जो रिकवरेबल अमाउंट है ये है हायर ऑफ टू थिंग्स, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। हमारे पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का डेटा लास्ट पॉइंट में था 250 और 7, तो 250 माइनस 7 243। वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करने के लिए हमें इन्होंने कुछ डेटा दिया है। इन्होंने कहा है कि आप अभी 31 दिसंबर 2020 पर हैं, 4 साल की इसकी लाइफ रहती है, तो 1 2 3 और 4, 2021 2022 2023 और 2024, ये 4 साल की लाइफ इससे रहती है। सर इस प्लांट से हमारे पास इनफ्लोज कितने जनरेट होंगे? कहता है अगले साल 200 के इनफ्लोज जनरेट होंगे लेकिन वो 10% से कम होते जाएंगे।
तो यहाँ पर 200, यहाँ पर 180, यहाँ पर 162, 180 का 90% कर दिया होगा, और फिर 145.8। और सर इन कैश फ्लोज इनफ्लोज को जनरेट करने के लिए हमें खर्चा कितना करना पड़ेगा? सर हमें पहले साल 80 मिलियन और फिर ये 5% से बढ़ता जाएगा, 80, 84, 88.2, 92.61। और सिर्फ यहाँ तक बात खत्म नहीं होगी, जब 4 साल पूरे हो जाएंगे तो हमें इसकी डिस्पोजल से भी कुछ पैसा मिलेगा। वो कितना मिलेगा? सर वो मिलेगा 100 मिलियन। तो हमारे पास इसके नेट कैश इनफ्लोज या आउटफ्लोज आ जाएंगे हर साल के 120, 96, 73.8, 153.19। हमें क्या करना है सर? इन सारे कैश फ्लोज की अलग अलग डिस्काउंटिंग करना पड़ेगी using the pre-tax rate of 12%। तो कितना आ रहा है ये? 333.6, यानी कि वैल्यू न्यूज आ गई 333.6, इन दोनों का हायर हो जाएगा 333.6, तो रिकवरेबल अमाउंट आ गई 333.6 मिलियन, और हमारे पास 66.4 का इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा, 64 मिलियन का 66.4 का इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा। तो बहुत आसान सा सवाल है सर, कॉपी करने से तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सुनिएगा, देखिए इम्पेयरमेंट के जितने सवाल पास्ट पेपर्स में आए हैं उन सारे सवालों में मोरलेस इन्हीं चीजों में उलझाया हुआ है कि वैल्यू यूज के कैश फ्लोज कौन से लेने कौन से नहीं लेने, और वो एक ही पैटर्न के ऊपर है कि आप उसको मैनेज कर सकते हैं। जितनी भी सवाल है ना IS36 में इम्पेयरमेंट के पास्ट पेपर्स के 8-10 सवाल अगर तुम देखोगे तो सब में एसेट आपका कॉस्ट मॉडल में ही है। लेकिन अगर एसेट रिवॉल्यूशन मॉडल में हो तो इसकी इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट आपकी स्टडी टेक्स्ट में जो आपसे पहले कभी आईकेएम में टेस्ट हुआ नहीं है, तो अगर उसको कुछ नया पूछना है तो आई थिंक कि वो यहाँ पे आकर आपकी नई टेस्टिंग कर सकता है। तो थोड़ा सा हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे पास रिमेनिंग टाइम है। देखें, इम्पेयरमेंट लॉस 99% केसेस में हम पीएनएल में रिकॉर्ड करते हैं, इम्पेयरमेंट लॉस 99% केसेस में आप पीएनएल में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन इम्पेयरमेंट लॉस रिवैल्यूएशन डिक्रीज ओसीआई में भी रिकॉर्ड हो सकता है अगर वो एसेट पहले रिवैल्यू हुआ था थ्रू रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई। देखिए आप जितने पास पेपर के सवाल देखेंगे ना इम्पेयरमेंट के, उसमें आपका प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट कॉस्ट मॉडल पे ही होगा, उसकी इम्पेयरमेंट हो रही होगी तो इम्पेयरमेंट पीएनएल में चला जाएगा। लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका जो एसेट है ना वो IS 16 के तहत रिवैल्यूएशन मॉडल में हो और उसके ऊपर कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस रिवैल्यूएशन गेन ओसीआई में रिकॉर्ड हुआ हो, और फिर जब आप उसके ऊपर इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करें तो वो इम्पेयरमेंट की वजह से जो इम्पेयरमेंट जो रिकॉर्ड होगा फिर वो पीएनएल में नहीं, रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई में रिकॉर्ड होगा। इसमें मैं कुछ एग्जांपल बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। An impairment loss shall be recognized to the profit and loss in case of non-revalued asset, but as the revaluation decrease if the asset is carried at revalued amount in line with IAS 16, that is in other comprehensive income or PNL as the case may be. IAS 36 is also applied at the asset carried at revaluation model, and it provides the following guideline in this regard. देखिए हम IAS 16 के रिवैल्यूएशन मॉडल में एसेट को कैरी करता है फेयर वैल्यू पे, सही है। और IAS 36 ये कहता है कि आप अपने एसेट को कैरी करोगे रिकवरेबल अमाउंट पे अगर रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग वैल्यू से कम है। अब रिकवरेबल अमाउंट दो चीजों का हायर है, वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। देखिए अगर हम एक एसेट को IAS 16 में रिवैल्यूएशन मॉडल में रखते हैं तो पहले आप इसे फेयर वैल्यू पे लेकर आ जाओगे, और फेयर वैल्यू पे लाने के जो रूल्स है वो आप पढ़ चुके हैं कि अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो तो रिवैल्यूएशन सरप्लस, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो तो पीएनएल।
एंड अकॉर्डिंगली अगर एक एसेट की वैल्यू इन यूज हायर आती है एज कंपेयर टू फेवरेबल कॉस्ट टू सेल, अगर एक एसेट की वैल्यू इन यूज हायर आती है एज कंपेयर टू फेवरेबल कॉस्ट टू सेल, तो अब इस केस में कोई इंपेयरमेंट नहीं होगी। क्यों? क्यों? एसेट ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे है। आइए 16 के रिवैल्यूएशन मॉडल के तहत तुमने जाके रिकवरेबल अमाउंट देखी, वैल्यू न्यूज ज्यादा आई, फेवरेबल कॉस्ट टू सेल कम आई, तो इन दोनों का हायर वैल्यू न्यूज बन गया। और एसेट ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे है, यानी कि तुम्हारा एसेट तुम्हारी रिकवरेबल अमाउंट से वैसे ही कम वैल्यू पे है, ऐसा ही है ना, तो यहां तो कोई इंपेयरमेंट नहीं आएगी। लेकिन अगर अगर एक एसेट की रिकवर्ड अमाउंट कैलकुलेट करते वक्त वैल्यू इन यूज और फेवरेबल टू कॉस्ट टू सेल में से फेवरेबल कॉस्ट टू सेल हायर है, तो अब यहां पर इंपेयरमेंट आएगी, और इंपेयरमेंट का नंबर वही होगा जो कॉस्ट टू सेल है। ऐसा क्यों? एसेट ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे है, जब तुमने रिकवर्ड अमाउंट देखी तो वैल्यू न्यूज और फेवरेबल कॉस्ट टू सेल देखा, और फेवरेबल लेस कॉस्ट टू सेल वैल्यू न्यूज से हायर है। ये सिर्फ फेयर वैल्यू है, ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, यानी कि रिकवरेबल अमाउंट में और इस फेयर वैल्यू में डिफरेंशियल क्या होगा? कॉस्ट टू सेल का, तो ये इंपेयरमेंट होगा। समझा पा रहा हूं मैं? सर नंबर से अगर थोड़ा आप एक्सप्लेन करें, यहां देखो, फॉर एग्जाम्पल के फेयर वैल्यू होती 100 रुपए, वैल्यू इन यूज होती 120, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होता 95, तो तुम्हारी रिकवरेबल अमाउंट कितनी आती? 120। तुम अपनी कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करते हैं तो तुम कहते हैं रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है, कोई पेमेंट रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर वैल्यू न्यूज होती 80 और फेवरेबल कॉस्ट सेल होती 95, तो तुम्हारे पास रिकवरेबल अमाउंट कितना आता? 95। तुम्हारा एसेट फेयर वैल्यू 100 पे है, लेकिन इसकी रिकवरेबल अमाउंट कम है। तो अब तुम्हें 100 के एसेट को 95 पे लाना पड़ता, 5 रुपए से इंपेयर करते, और ये 5 रुपए की इंपेयरमेंट कॉस्ट टू सेल का ही है। सर ये कॉस्ट टू सेल 5 रुपए कैसे है? भाई अगर फेयर वैल्यू 100 है और फेवरेबल कॉस्ट टू सेल 95 है, तो कॉस्ट टू सेल कितनी है? 5 रुपए। क्या ये समझ आ रहा है हमें? तो यहाँ पे ये लिखा है कि IS 36 is also applied at revalued amount, and it provides the following guideline. It provides the following guideline. If the disposal costs are negligible, अगर disposal cost है ही नहीं, the recoverable amount is necessarily close to or greater than the revalued amount. अगर तो disposal cost है ही नहीं ना, तो आपकी recoverable amount एसेट की रिवैल्यूड अमाउंट के बराबर या उससे ज्यादा ही होगी। बराबर या उससे ज्यादा क्यों कह रहा है ऐसा, मैं आपको बताता हूं। देखो अगर यहाँ पे ये 100 होता, इन दोनों का हायर 120 आता, तो तुम्हारी रिकवरेबल अमाउंट इससे ज्यादा ही है। और अगर ये 150 होता, तो फिर रिकवरेबल अमाउंट 150 आती, और फिर एसिड भी 150 को होता ना, क्योंकि फेवरेबल कॉस्ट से मैं 150 कर रहा हूँ, तो तुम्हारा एसिड अगर तो डिस्पोजल कॉस्ट इमटेरियल है, नेग्लिजिबल है, तो तुम्हारा रिवैल्यू रिकवरेबल अमाउंट या तो रिवैल्यूड अमाउंट के बराबर या उससे ज्यादा ही होगी। बट इफ द डिस्पोजल कॉस्ट आर नॉट नेग्लिजिबल, द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल ऑफ द रिवैल्यूड एसेट इज नेसेसरीली लेस देन द फेयर वैल्यू। क्या ये लाइन समझ आती है कि अगर डिस्पोजल कॉस्ट नेग्लिजिबल नहीं है, तो लाजमन एसेट की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इसकी फेयर वैल्यू से कम ही होगी। भाई एक फेयर वैल्यू है, एक फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल फेयर वैल्यू से कम ही होगी ना। Therefore, the revalued asset will be impaired if value in use is less than the revalued amount. कौन सी बात कर रहा है? ये वाली बात कर रहा है। फिर in this case, after the revaluation requirement have been applied, an entity shall apply IS 36 to determine whether the asset have been impaired or not.
आप अब इस एसेट को 100 से 95 पे लेकर आओगे, और इम्पेयरमेंट का अमाउंट इफेक्टिवली फिर वही बनेगा जो आपका कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है। लेकिन इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड कहाँ होगी? ओसीआई या पीएनएल? रिवैल्यूएशन सरप्लस या पीएनएल? सर ये डिपेंड करता है कि जब आप इस एसेट को 100 पे लेकर आए तो इससे पहले आपने क्या करा। अगर 100 पे लाने के लिए मैंने एसेट को अपवर्ड वैल्यू किया था, रिवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड किया था, तो अब इम्पेयरमेंट ओसीआई में रिकॉर्ड होगी। लेकिन हो सकता है 100 पे लाने पे मैंने रिवैल्यूएशन लॉस रिकॉर्ड किया और अब मजीद 95 पे लाना है, तो फिर आपका इम्पेयरमेंट का नंबर पीएनएल में रिकॉर्ड होगा। क्या ये बातें याद रहेगी हमें? चलिए सर, आज के और इस अटेम्प्ट के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से FAR 2 में मुलाकात होगी।